अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं फिर हाजिर हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। ओके, आज मैं फिर लेक्चर नंबर 16 की बात कर रहा हूँ और टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एंड पीरियड नंबर थर्ड एलिमेंट है। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें मेरे पास 4 क्वेश्चन है जो कि मुश्किल नहीं है। देखें, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है which one have highest atomic radius? which one have highest atomic radius? तो देखिए, सुनो मेरे पाकिस्तानियों, देखें, अगर आप इसको देखें एलिमेंट को, तो ये कहां से ताल्लुक रखते हैं? पाकिस्तान से, इंडिया से, अमेरिका से? कहां से ताल्लुक रखते हैं? ये ताल्लुक रखते हैं पूरी दुनिया से, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, साइंस है। साइंस हर जगह यकसा है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये कौन है? ये पीरियड नंबर थर्ड एलिमेंट। तो देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर हम यहां जाते हैं तो साइज कम होता जा रहा है, साइज कम होता जा रहा है। तो जब मैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तक जाऊं तो साइज तो कम हो रहा है, लेकिन आखिर में जो अर्गान है, आपको पता है इसका एटॉमिक रेडियस हम क्या लेंगे? बेसिकली इसका रेडियस हम लेंगे क्या? इसका रेडियस हम मेटालिक रेडियस लेंगे। क्या लेंगे? मेटालिक रेडियस, जब ये मेटालिक बॉन्ड बना चुका हो। लेकिन अगर हम अर्गान की बात करें, अर्गान तो बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इनका रेडियस जो हम लेते हैं तो वो वंडरवाल रेडियस लेते हैं। जब इन अर्गान और अर्गान के दरमियान वंडरवाल इंट्रैक्शन हो, तो डेफिनेटली वंडरवाल जो इंट्रैक्शन है, ठीक है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स पार्टिकुलरली, तो वो तो ट्रू बॉन्ड नहीं है। उनमें तो एटम बड़े दूर दूर होंगे, तो इनका रेडियस भी ज्यादा आएगा। तो इनका रेडियस जो है, इसका रेडियस एक्सेप्शनली हाई आएगा, एक्सेप्शनली हाई आता है। अब ये एक्सेप्शनली हाई क्यों आता है? दो बातें हैं, दो रीजन है। ड्यू टू लंदन डिस्पर्जन फोर्स इंटरेक्शन, यानी ट्रू बॉन्ड हमने लिया ही नहीं है। ट्रू बॉन्ड में एटम क्लोज होते हैं, लेकिन लंदन डिस्पर्जन फोर्स में दूर होते हैं, इंटरमालिकुलर फोर्स में दूर होते हैं, इसलिए। दूसरी बात यह है, आउटर मोस्ट शेल is completed, so more electron density, so atom या the shell will swell up to adjust electrons। तो आउटर मोस्ट शेल इसका क्या है? कंप्लीट है। ये भी कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो करीब करीब होंगे, उनके बीच में रिपल्जन होगा, तो उस रिपल्जन को कम करने के लिए शेल थोड़ा स्वेलअप हो जाता है। जब वो स्वेलअप हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, डेंसिटी को थोड़ा सा कम करते हैं, इस वजह से शेल बढ़ जाएगा और साइज भी एटम का बढ़ जाता है। ओके, तो इस सेंस के मुताबिक आपका करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आर्गान है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आर्गान है। ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहां तक मेटालिक रेडियस है और यहां तक साइज कम हो रहा है, लेकिन ऑनवर्ड इसका साइज बड़ा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है विच वन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले सुन ले, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें
तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये फिर हम लॉन्ग थ्योरेटिकल क्लासेस में ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको पता हो, अगर मसलन आप पहले ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम में बात करें, यानी ग्रुप नंबर 1 में बात करें, तो ग्रुप नंबर 4 तक सपोज, ठीक है। तो यहां कार्बन वगैरह 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 जानते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, टेन और लेड। तो यहां जब आप टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो ये आपस में कैसे कनेक्टेड है? थ्रो जायंट स्ट्रक्चर। तो देखिए, सुने समझे, फॉर एग्जांपल लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम स्मॉल एटम है, ठीक है। ये मैंने किसको ले लिया? लिथियम को। और अगर मैं ले लूं सपोज रुबिडियम, ऐसे रुबिडियम ले लूं, तो ये बिग है। ये कौन है? रुबिडियम है। अब इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें, ठीक है, दोनों में हम क्या करें? कंपैरिजन। तो आपको पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक है, इसकी भी एक है, इसके भी एक, ठीक है, सारे एक ग्रुप के हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस से दूर है और ये न्यूक्लियस के करीब है। तो देखिए, अगर ये एटम आप ले ले तो ये पर एटम एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है बॉन्डिंग के लिए, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन इनका अपने एक इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम है, बड़ा है, तो ये लूज कनेक्शन करेंगे। लेकिन अगर इसके मुकाबले में आप ये देखें तो ये इनका अपने इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और कोई और भी अगर हो तो उनको भी स्ट्रांगली अटैच करेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि अगर इनके बीच में कनेक्शन स्ट्रांग है, इनके बीच में कनेक्शन लूज है, तो आप जब इनको हीट देंगे तो इसको जुदा करना आसान है, इसको जुदा करना मुश्किल है। इसको मोल्टन फॉर्म में लेकर जाना और इसको मोल्टन फॉर्म में लेकर जाना, जुदा करना, दोनों इक्वल एनर्जी नहीं चाहते हैं, ये कम चाहते हैं, ये ज्यादा चाहते हैं। तो अब मेरा मतलब ये है इससे, जहां एंड, ये कौन सा बॉन्ड है पहले आपको ये भी पता हो, मेटालिक बॉन्ड है, ट्रू बॉन्ड है। तो मेरा मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट पहले आपको ये पता हो, इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बॉन्ड, इंट्रा मीन ट्रू बॉन्ड। तो ये साइज के साथ, अगर साइज छोटा है तो ये स्ट्रांग होता है, साइज छोटा हो तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, इसमें स्ट्रांग है, इसमें वीक है। अब दूसरे में जब कुछ और ग्रुप्स है, सपोज अगर आप हीलियम से नीचे जाए नोबल गैसेस में, अगर आप हैलोजन में जाए तो उस ग्रुप में क्या है, सपोज अगर मैं इसमें जाऊं, F2Cl2Br2 और I2, तो इसमें ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो अब डेफिनेटली इस बड़े में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चलो आयोडीन को तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, I2। अगर ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है तो इनमें अट्रैक्शन और इस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन, ये छोटा है और ये भी छोटा है। तो पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, कौन सा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसमें थोड़ा गौर करें, जितना आप साइज बढ़ाते हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, तो एरिया ऑफ इंटरेक्शन बढ़ रहा है, इसमें एरिया ऑफ इंटरेक्शन कम है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, इनको जुदा करना मुश्किल होगा, इनको जुदा करना निस्बतन आसान होगा। तो यही तो वजह है कि F2 आमतौर पे गैस में है, ये भी गैस में है, ये लिक्विड में है, ये सॉलिड में है, बिकॉज इट कैन अट्रैक्ट each other up to sufficient level to stay in the solid state. Okay, तो मेरा मतलब ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो साइज के साथ डायरेक्ट है,
उस साइज के साथ क्या है, डायरेक्ट है। तो अब आपको ये पता हो, चाहे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट जो है दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। मेल्टिंग पॉइंट दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन। मेल्टिंग पॉइंट ये भी इनके साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। तो आप मुझे बता दें, मेल्टिंग पॉइंट इंट्रा जब बड़ा होता जा रहा हो, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, ज्यादा हो रहा हो, मतलब क्या है, ज्यादा हो रहा हो, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहां इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, नीचे कम हो रहा है, साइज नीचे बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ गया तो ये कम हो गया, जब ये कम होता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। तो टॉप से बॉटम जब अब आ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, यही वजह है। इस ग्रुप में भी यही वजह है। लेकिन अगर आप इस ग्रुप की बात करें, सॉरी, ये जो सेवंथ है या जो नोबल गैसेज है इसमें बात करें, तो यहाँ फोर्स कौन सा इन्वॉल्व है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जब ये बड़े होते हैं, साइज बड़ा होता जा रहा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बढ़ रहा है, तो फिर क्या होता है, फिर मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। ये बहुत ही कंसेप्चुअल बात है, बहुत ही कंसेप्चुअल बात है, बहुत सारे लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो यही तो मसला है कि स्टूडेंट इनऑर्गेनिक में कंफ्यूज होते हैं, दर बदर टकरे खाते हैं। समझ आ रही बात, कभी एक ट्रेंड अपने माइंड में बना लेते हैं, कभी दूसरा बना लेते हैं, तो फिर समझ नहीं आती उनको बात। तो ये चीज बार बार सुने पढ़े मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को, बहुत एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आसान है मेरे पाकिस्तानियों, आपको ये भी पता हो, ये जो मैं जहां ये मैं बात कर रहा हूं, इनमें इनमें ये जायंट स्ट्रक्चर है, और इनमें जो बात कर रहा हूं ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, अलग अलग मॉलिक्यूल है, दाने दाने मॉलिक्यूल है। ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन ये अलग मॉलिक्यूल नहीं है, ये जायंट मेटालिक स्ट्रक्चर की शक्ल में पाया जाता है। अब मैं आता हूं, जो क्वेश्चन है, फास्फोरस मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, और S8 मॉलिक्यूल है, आर्गन मॉलिक्यूल है। तो जब आप इसमें बात करते हैं तो याद रखो, इसमें सबसे बड़ा मॉलिक्यूल ये है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। अगर आप ग्राफ देके इसको किताब में देखे, तो मेल्टिंग पॉइंट जब आप आ रहे हैं along द थर्ड पीरियड, along द थर्ड पीरियड इधर, तो पहले ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और फिर नीचे आया है, फास्फोरस में नीचे आया है, लेकिन सल्फर में दोबारा ऊपर गया है। यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखें, मैं ऐसा कहता हूं, मेल्टिंग पॉइंट अगर आप पहले देखें ये बढ़ रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है, और फिर नीचे आया। ये इनके क्या है, एलॉन्ग दी पीरियड है, पीरियड। अब इधर देख रहे यहां कौन है, यहां एक्चुअली S8 है, ठीक है, S8 का साइज बड़ा हुआ है ना, और यहां आपको पता है यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यहां तक सिलिकॉन तक इंट्रा है तो बढ़ रहा है, लेकिन वापस क्या है, उसके ऑनवर्ड जो है सिलिकॉन के बाद ये तो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की शक्ल में पाए जाते हैं। तो फास्फोरस P4 है, नीचे आ गया बहुत क्योंकि मॉलिक्यूल है, और उधर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। फिर सल्फर थोड़ा दोबारा दोबारा ज्यादा हुआ, और फिर क्लोरीन आर्गन नीचे आए हैं, इसकी वजह यही है। ओके, आपका करेक्ट आंसर सल्फर 8 है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच वन शो स्लोवेस्ट रिएक्टिविटी विद वाटर। तो याद रखें, मैं इनका एक्सप्लेनेशन सिंपल दे दूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में विच वन शो स्लोवेस्ट रिएक्टिविटी विद वाटर। तो याद रखें, जितना मेटालिक करेक्टर, इफ यू आर गोइंग इन मेटल, सो यू आर कंपेयरिंग मेटल, तो जितना मेटालिक करेक्टर बढ़ता जा रहा है उतनी रिएक्टिविटी विद वाटर बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बात आपको ये भी क्लियर हो कि जब भी मेटल रिएक्शन करता है वाटर के साथ, तो मेटल एक्टिव मेटल जब हो तो वो वाटर को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, वाटर को रिड्यूस करते हैं, वाटर को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर मेटल बेकार सा हो, वो इतना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता हो, तो फिर वो इनको रिड्यूस करने में मसला होगा, ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकता होगा। तो मैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, अगर आप दोबारा देखें
ये एक ही पीरियड में शामिल है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो हमें पता है सबसे मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर सोडियम में है। तो याद रखिए, जब भी आप वाटर को सोडियम में डालते हैं, ठंडा वाटर के साथ सोडियम ग्रज रिएक्शन कर लेता है। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम को ले ले तो कोल्ड वाटर के साथ स्लो रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पिस्से हो गया, सोडियम के निस्बत ये लेस रिएक्टिव बन गया। तो वाटर अगर ठंडा हो ये भी लेस रिएक्टिव है तो स्लो रिएक्शन करते हैं। लेकिन अगर आप स्टीम ले ले इनके साथ तो फिर थोड़ा रिएक्शन ज्यादा करते हैं। अगर आप एल्यूमिनियम को लेते हैं, एल्यूमिनियम यानी मेरा मतलब ये है इसके साथ कोल्ड वाटर रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर हो, इनके साथ हम आमतौर पे स्टीम लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टीम, यानी वाटर के स्टीम लेते हैं, ये लेते हैं भाप। और इनके साथ हम क्या लेते हैं? इनके साथ हम ये करते हैं कि इसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं। कौन सी फॉर्म है? पाउडर। ये बहुत लेस रिएक्टिव हो गया तो इनको पाउडर फॉर्म में लेते हैं और स्टीम भी साथ लेते हैं, स्टीम ऑफ वाटर। लेकिन इसको भी ऐसा नहीं छोड़ते, पाउडर बना लेते हैं। और अगर आप इसकी तरफ आते हैं तो ये जब रिएक्शन करते हैं तो स्टीम तो लेना होगा, वाटर को भाप की शक्ल में लेना होगा, और इनको भी क्या करना होता है? रेड हॉट करना होगा। क्या करना होगा? रेड हॉट। तो क्या मतलब हुआ, जब आप इधर आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी विद वाटर क्या हुआ? कम होता जा रहा है। और ये भी आपको आने बात है, समझने वाली बात है कि जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और जो मेटालिक करेक्टर कम हो रहा है तो उसी निस्बत से क्या हो रहा है? उसी निस्बत से रिएक्टिविटी में भी कमी आती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पे कौन सा है? स्लोवेस्ट रिएक्टिविटी, सिलिकॉन। और अगर हाईएस्ट रिएक्टिविटी की बात हो फिर सोडियम है, मेरे पाकिस्तानियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट वन। विच वन इज द मोस्ट हार्डेस्ट अमंग द फॉलोइंग? इनमें जो करेक्ट आंसर है, आफ्टर डायमंड, आफ्टर डायमंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है अमंग देम। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी नहीं है, सोडियम ऑक्साइड भी नहीं है। इन सब में से एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज्यादा सख्त है। ओके डियर स्टूडेंट, इट वाज टुडे लेक्चर। मिलेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।